Hello guys, welcome to my channel Cool English Learning with Zahir. And please subscribe my channel, like and comment, and never forget to praise the figures of speech. Okay, now write down the title, Figures of Speech. Now what is figures of speech? It is a poetic device. It is a पोएटिक डिवाइस. पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का जो है तो इस्तेमाल किया जाता है, जिसके मराठी में भी, मराठी लिटरेचर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और उर्दू लिटरेचर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. ओके, उर्दू लिटरेचर में कई सारे पोएटिक डिवाइसेस है, जैसे कि तशबीह देना वगैरह किया जाता है ना, और मराठी में इसको भाषेचे अलंकार कहा जाता है. कई सारे अलंकार है, उपमा अलंकार है वगैरह वगैरह. तो इंग्लिश में भी सेम है, दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच, और ये आपको पोएम्स के अंदर नजर आएंगे. और आप जो है तो अप्रिसिएशन का जब सवाल हल करोगे तो अप्रिसिएशन के सवाल के अंदर ये पोएटिक डिवाइस का या फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया जाएगा. कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है. इससे पहले मैं आपको अपने जो है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर फिगर्स ऑफ स्पीच के PDF डाला था, जो कि आपने सिलेबस के अंदर कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है उसके एग्जाम्पल्स थे, तो वो फिर से आप जो है तो रिमाइंड कीजिए. ओके, सो कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो चुनिंदा कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमारे लिटरेचर, हमारे 10th में काम आएंगे वो हम देखेंगे. ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच वैसे तो कई सारे हैं, आपकी नोटबुक पूरी भर सकती है, इतने फिगर्स ऑफ स्पीच है, लेकिन हम उतने ही देखेंगे जितने हमको SSC में काम आएंगे. ओके, सो फर्स्ट वन फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. ओके, सो सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच को उर्दू में जो है तो फिगर्स ऑफ स्पीच है जिससे तशबीह दी जाती है, कंपेयर किया जाता है. तो सिमिली के अंदर कंपैरिजन किया जाता है. क्या किया जाता है? कंपैरिजन. देखिए, दो फिगर्स ऑफ स्पीच है, एक है सिमिली और दूसरा है मेटाफर. लगभग ये दोनों भी सेम है, लगभग सेम है. सेम इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि सिमिली के अंदर और मेटाफर के अंदर, दोनों के अंदर कंपेयर करते हैं, कंपॅरिझन की जाती है. मराठीमध्ये म्हणतात तुलना करणे, तुलनात्मकता आहे याच्यामध्ये. ठीक है, कंपॅरिझन किया जाता है, सिमिली भी और मेटाफर भी, दोनों भी. लेकिन फर्क यह है कि सिमिली के अंदर कंपैरिजन किया जाता है एज, लाइक, सो, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करके, और मेटाफर के अंदर बिना ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करके डायरेक्ट कंपेयर किया जाता है, डायरेक्ट तुलना देता. ओके, सो सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस. As, like, so, these words are used to compare between two objects, between two dissimilar objects. दोन वेगवेगळ्या वस्तूंमध्ये तुलना करणे. ओके, एकसारखं काहीतरी दाखवणे म्हणजे that is simile and metaphor. But the difference is between simile and metaphor is that in simile, as, like, so, such types of words are used. Okay. सो सिमिली और मेटाफर में फ़र्क क्या है कि सिमिली के अंदर एज, लाइक, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके कंपेयर किया जाता है. कंपेयर करना मतलब क्या? दो अलग अलग चीज़ों में एक जैसा कुछ बताने की कोशिश करना. ओके, जैसे मेरा दोस्त शेर की तरह बहादुर है. शेर और इंसान दोनों में फ़र्क है कि नहीं? लेकिन हम कंपेयर करते हैं बताने के लिए, है ना, कि दोस्त की बहादुरी को हमने शेर की बहादुरी से कंपेयर किया, है ना. सो इस कंपैरिजन को सिमिली या मेटाफर कहते हैं. लेकिन अगर उसके अंदर एज और लाइक इस्तेमाल करें तो वो हो गया सिमिली, और विदाउट एज और लाइक इस्तेमाल करें तो वो हो गया मेटाफर. समझ में आ रहा ना? ओके, सो सिमिली के एग्जाम्पल देता हूं मैं. आई वॉज वंडरिंग लाइक अ क्लाउड. I was wandering like a cloud. मैं बादलों की तरह भटक रहा था. इंसान बादलों की तरह भटक सकता है क्या? नहीं, है ना.
इंसान में और बादलों में, क्लाउड्स में कई सारे फर्क है, लेकिन यहाँ पर हमने पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए कंपेयर करते हैं पोएट्स, है ना। सो इसको कहते हैं सिमिली, क्योंकि इसके अंदर लाइक वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए इस जुमले में लाइक का इस्तेमाल, इसका मतलब ये सिमिली है। नाउ सेकंड एग्जांपल इज तानाजी फॉट लाइक अ लॉयन। तानाजी फॉट लाइक अ लॉयन। तानाजी शेर की तरह लड़ा। शेर और इंसान में फर्क है ना, लेकिन दोनों में कंपेयर कर कर जो है तो बहादुरी को कंपेयर किया गया है ना। सो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में, दो अलग अलग चीज़ों में एक जैसा बताने की कोशिश की जाती है, उसको कहते हैं सिमिली या मेटाफर या कंपैरिजन। लेकिन अगर एज और लाइक इस्तेमाल करें तो वो हो गया सिमिली, और बिना एज लाइक इस्तेमाल करें तो वो हो गया मेटाफर। तो मैं आपको मेटाफर के भी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेटाफर का एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम। जिंदगी एक ख्वाब है। जिंदगी को किससे कंपेयर किया गया? जिंदगी को यहाँ पर ख्वाब से कंपेयर किया गया, लेकिन बिना लाइक और बिना एज इस्तेमाल किए। ओके, और दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, क्लाउड्स ऑफ डाउट, शक के बादल, क्लाउड्स ऑफ डाउट। और एग्जाम्पल लीजिए, इट इज एज क्लियर एज क्रिस्टल। क्रिस्टल की तरह क्लियर है, साफ है। जिंदगी ख्वाब है। क्लाउड्स ऑफ डाउट, शक के बादल। देखिए यहाँ पर शक को बादलों से कंपेयर किया गया है, यहाँ पर जिंदगी को ख्वाब से कंपेयर किया गया है। यहाँ पर वो चीज़ को इस तरह साफ दिखाया गया है जिस तरह की क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल साफ होता है, उसी तरह वो चीज़ भी एकदम क्लियर है। सो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक। तो उसको विदाउट यूजिंग एज और लाइक अगर कंपैरिजन है तो उसको बोला जाता है मेटाफर, और अगर एज और लाइक इस्तेमाल करके अगर कंपेयर करते उसको बोला जाता है सिमिली। समझ में आया? पक्का? ओके, सो अभी इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। दिखाई दे रहा है वो? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, स्क्रीनशॉट खींच लो, बाद में जूम करके आप देख सकते हो। ओके, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसको आप कितना भी जूम करके देख सकते हो। स्क्रीनशॉट खींच लो, बाद में आप उसको कितना भी जूम करके लिख सकते हो। ओके, हाँ। सो हमने सिमिली एंड मेटाफर देखे, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखेंगे। Now the next figure of speech is personification. Okay. So can anybody tell what is personification? बता सकता है कोई क्या है personification? I think हम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। बोलो। देखिए, बेजान चीज को जानदार की तरह जब बताया जाता है, बेजान चीज को जब जानदार की तरह पेश किया जाता है पोएम्स के अंदर स्पेशली, सो उस फिगर ऑफ स्पीच को पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। आवाज आ रही है ना? हाँ, तो बेजान चीज को जानदार की तरह जब पेश किया जाता है तो उसको उस फिगर ऑफ स्पीच को जो है तो पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे कि देखिए, कुछ पोएम्स में इस तरह आता है कि स्टार्स वे डांसिंग, तारे डांस कर रहे थे। तारे हकीकत में डांस कर सकते हैं क्या? लेकिन पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करके पेश किया जाता है। सो बेजान चीज़ को जानदार की तरह बताना, है ना। वो इतनी तेज़ बाइक चला रहा था कि बाइक हवा से बातें कर रही थी। तो बाइक हकीकत में हवा से बातें कर सकती है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पर पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए इस तरह के आलात का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे अगर आलात इस्तेमाल किए जिसके अंदर बेजान चीज़ को जानदार की क्वालिटी दी गई हो तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे देखिए, द सिटी गोज ऑन ग्रोइंग। एग्जाम्पल देखिए,
द सिटी गोज ऑन ग्रोइंग। शहर बढ़ रहा था। शहर बढ़ सकता क्या? ग्रो होना किसका काम है? एक जानदार का काम है ग्रो होना। इंसान बढ़ता है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ओके। लेकिन शहर बढ़ सकता है नहीं। लेकिन यहाँ इस जुमले में बताया गया है कि द सिटी गोज ऑन ग्रोइंग। दैट मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज Death lays his icy hands. Death lays his icy hands on the king. देखिए इस मिसाल में क्या बताने वाला है कि मौत ने अपने ठंडे हाथ उस राजा के ऊपर रखे। मौत के हाथ रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इस मिसाल के अंदर वो बताया गया है ना। सो दैट मीन्स पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है, मैं रिपीट कर दूं कि बेजान चीज को जानदार की तरह बताया जाता है। किसी किसी पोएम में ऐसा रहता है कि चांद मुझे घूर रहा था। घूरने की क्वालिटी चांद की है कि इंसान की? सो जानदार की क्वालिटी अगर बेजान को दी गई, सो दैट मीन्स पर्सोनिफिकेशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन समझ में आया? मेटाफर सिमिली समझ में आई? देखो मैं रिपीट करता हूं, सिमिली और मेटाफर में कंपेयर करते हैं, तशबीह करते हैं, तशबीह दी जाती है, कंपैरिजन करते हैं। लेकिन मेटाफर में बिना एज लाइक इस्तेमाल करके और सिमिली में एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर दैट पर्सोनिफिकेशन क्या है? बेजान चीज को जानदार की तरह बताते हैं, ओके। बेजान चीज को जानदार की तरह पेश किया जाता है, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अब ये एलिट्रेशन क्या है देखिए। अब ये मैं एक मिसाल देता हूं। द वाइल्ड वेस्ट विंड। अब यहां पर मैंने एक मिसाल दी, देखिए द वाइल्ड वेस्ट विंड। हम फिगर ऑफ स्पीच देख रहे हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर कॉन्सोनेंट वर्ड जो है लफ्ज के शुरू में रिपीट होता है। जैसे ये वर्ड है, ये जुमला है द वाइल्ड वेस्ट विंड। इसमें इस लफ्ज की शुरुआत W से की गई है, इस लफ्ज की भी शुरुआत W है और यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट W रिपीट किया गया है। तो एलिट्रेशन क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच ऐसे फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर एक लाइन में एक से ज्यादा लफ्जों की शुरुआत एक ही कॉन्सोनेंट से की गई हो। समझ में आया? और एक मिसाल देता हूं मैं एलिट्रेशन की। हेड, हार्ट एंड हैंड through the years to be. Through the years to be. अब देखिए इस जुमले में बताओ मुझे क्या है एलिट्रेशन, कैसे पहचानोगे आप बताओ। अब देखिए इस लफ्ज की शुरुआत H से हुई, इस लफ्ज की भी शुरुआत में कॉन्सोनेंट H रिपीट हुआ, यहाँ पे भी कॉन्सोनेंट H रिपीट हुआ, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर एक जुमले में एक से ज्यादा लफ्जों की शुरुआत अगर एक ही हुर्फ से की गई हो और वो हुर्फ कॉन्सोनेंट अगर है तो उसको बोला जाता है एलिट्रेशन। समझ में आया एलिट्रेशन? ओके। अभी हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच लेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप। खींचे? हाँ, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल। Next figure of speech is hyperbole. Hyperbole. That is hyperbole.
अब ये हाइपरबोल क्या है, कोई बता सकेगा? उर्दू में इसको सनत मुबालिगा कहा जाता है। क्या है सनत मुबालिगा? बोलो। उर्दू में सनत मुबालिगा कहते हैं जब हम कोई चीज बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, सुनने वाले को वो लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, नामुमकिन बात है। जब ऐसी कैफियत आती है, ऐसे फीलिंग आती है, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को बोला जाता है हाइपरबोल, मतलब बढ़ा चढ़ा कर फेंकना। ओके, हाइपरबोल मतलब क्या कि बढ़ा चढ़ा कर जो है तो जुमले को पेश करना। जैसे विलियम शेक्सपियर ने अपने एक नॉवेल के अंदर, एक ड्रामा के अंदर, वर्ल्ड फेमस ड्रामा है, वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडी है उसकी, मैकबेथ। तो मैकबेथ के अंदर एक जुमला बताया है, वो यूनिवर्सल जुमला है, वो वर्ल्ड फेमस जुमला है। मैकबेथ के अंदर लेडी मैकबेथ जो रहती है वो क्या करती है, कई सारे मर्डर्स करवाती है। ओके, लेडी मैकबेथ कई सारे मर्डर्स करवाती है ताकि मैकबेथ को वो राजा बना सके। ठीक है, और लास्ट में जब ट्रेजेडी फेस करते हैं, जब उनको ट्रेजेडी होती है, कई सारे डेथ्स होते हैं, तब लास्ट में लेडी मैकबेथ को रियलाइज होता है और वो एक जुमला कहती है, उसका कहा हुआ जुमला शेक्सपियर ने जो पेश किया गया है, तो वो बेस्ट एग्जाम्पल है हाइपरबोल का। क्या कहती है वो? ऑल द सीज कैन नॉट वॉश माई ब्लडी हैंड्स, कि दुनिया के सारे समंदरों का पानी भी अगर हाथ पर डाला जाए तो मेरे हाथ के खून के धब्बे नहीं मिटेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? अगर सपोज हाथ पे खून का धब्बा भरा है और पूरा समंदर उस पर उल्टा दिए तो भी धब्बा निकल रहा नहीं, ऐसा हो सकता क्या? लेकिन ये जुमला उसके अंदर कहा गया है। सो ये बेस्ट एग्जांपल है हाइपरबोल की। ऑल द सीज कैन नॉट वॉश माई ब्लडी हैंड्स। सो ये बेस्ट एग्जांपल है हाइपरबोल का। ओके, देखिए अपने को एक पोएम है 10वीं में, द ट्विंस नाम की, पढ़े हैं आपने? देखो ये पोएम्स, ग्रामर या फिर टेक्स्ट, ऐसा आप लोग क्या करते हो कि टीचर ने पढ़ाए वक्त पढ़ते हो। ओके, बेस्ट स्टूडेंट जो होता है, जो टॉपर्स होते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है स्टडी की? वो टीचर पढ़ाने से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब टीचर पढ़ाते हैं तो और ज़्यादा समझ में आता है। टीचर पढ़ाने के बाद फिर घर पर आते हैं और फिर उसको दोहराते हैं। तो इस तरह 3-4 बार अगर आपने रिपीट करे तो फिर आप ऑब्वियसली टॉप करोगे। ओके, तो आप ये वेट मत करते जाओ कि टीचर ने पढ़ाए बाद ही अपन वो पोएम पढ़ाएंगे या फिर वो सबक पढ़ेंगे या फिर वो ग्रामर पढ़ेंगे, तो आप वो इंतज़ार मत करते जाओ, बल्कि आप पढ़ते जाओ। ओके, सो अपने को एक पोएम है 10वीं में, द ट्विंस, उसके अंदर एकदम लास्ट का जुमला क्या है? वो भी हाइपरबोल की बहुत अच्छी मिसाल है। उसके अंदर उन्हें क्या बोलता कि जब मैं मर गया, जॉन कहता है, सॉरी हेनरी कहता है कि जब मैं मर गया तो पड़ोसी आए और मेरे भाई जॉन को ले जाके दफना दिए। तो ये बेस्ट एग्जांपल है हाइपरबोल की। मैं लिख रहा हूं इस पर, एंड व्हेन आई डाइड neighbor came and buried brother John. देखिए आप लिखने से बेटर है कि आप पहले समझो, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट खींच के बाद में लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हाइपरबोल क्या है बताइए मुझे, किसे कहते हैं हाइपरबोल? तहरीम आप बोलो। ओके, हाँ हाँ, बढ़ा चढ़ा कर कोई बात पेश कर, है ना, उसको कहते हैं हाइपरबोल। जैसे ये 2 जुमले में हाइपरबोलिक स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे कि हम ओवर स्टेटमेंट भी कह सकते हैं हाइपरबोल को। क्या कहेंगे? ओवर स्टेटमेंट।
जैसे इस जुमले में बताया गया है कि ऑल द सीज कैन नॉट वॉश माई ब्लडी हैंड्स, दुनिया के सारे समंदर भी अगर मिल गए तो मेरे हाथों के खून के धब्बे नहीं मिटा सकते हैं, है ना। सो ये तो नामुमकिन बात लग रही है। या फिर एंड व्हेन आई डाइड नेबर केम एंड बरीड ब्रदर जॉन। ओके, सो ये भी जो है तो हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है। ओके, नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज, समझ में आया हाइपरबोल? ओके, अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है अब देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है, ONOMATOPEIA। अब इसके दो तलफ़ुज़ है, आप इसको ओनोमोटोपोइया भी पढ़ सकते हैं या फिर ओनोमेटोपोइया भी पढ़ सकते हैं। ओके, सो ये क्या है ओनोमोटोपोइया? सो ओनोमोटोपोइया वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर किसी चीज की हूबहू आवाज को पेश किया गया। ओनोमोटोपोइया क्या है? बोलिए, रिपीट कीजिए। ओनोमोटोपोइया क्या है? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, ओनोमोटोपोइया वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी चीज की हूबहू आवाज को पेश किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मिसाल दे रहा हूं, देखिए। The ship went by। यहाँ पर इस जुमले में शिप की आवाज बताए वाली है। ओके, सो किसी चीज की हूबहू आवाज को यहाँ पे लिखना, पेश करना, उसको बोला जाता है ओनोमोटोपोइया। ओके, और एक देखिए, द लार्ज डॉग सेज, The large dog said, हाँ बोलो, क्या बोलेगा लार्ज डॉग? भाव भाव नहीं, that's bow wow. Okay, so in this example the large dog said bow wow. That means here the sound, actual sound of the dog has created, okay, in the form of word. So that is called as onomatopoeia. And in the upper sentence, the sheep went ba. That means in this sentence the sound of the sheep as presented, okay, in the form of a word. So that is called as onomatopoeia. समझ में आया कि किसी चीज की आवाज को हूबहू लिखना, ओके, दैट इज कॉल्ड एज ओनोमोटोपोइया। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ओके, पोइया, you can say it as onomatopoeia also. Now next one is antithesis. Yesterday we have already learned this. ओके, कल हमने जो पोएम ली है उसके अंदर एंटीथेसिस का एग्जाम्पल था। ओके, सो मैं दूसरा एग्जाम्पल देने वाला हूं और आप वो एग्जाम्पल याद करके मुझे बताएंगे जो हमने कल के पोएम के अंदर एंटीथेसिस का इस्तेमाल किया गया। ओके, सो एंटीथेसिस क्या है? एंटीथेसिस वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जुमले के अंदर जिद वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। देखिए, इस जुमले के अंदर लाइट और डार्क ये दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट, है ना, कि मुझे अंधेरे रास्ते को रोशन करना है। देखो यहाँ पर अंधेरा और रोशनी, इन दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है।
ओके, तो अगर एक ही जुमले में दो अपोजिट वर्ड्स अगर इस्तेमाल किया गया हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एंटीथेसिस। ओके, समझ में आया? एंटीथेसिस, ANTITHESIS। अब मुझे बताओ कल के पोएम में कौन सा जुमला था एंटीथेसिस वाला? हाँ बोलिए तहरीम। ये मैं तहरीम तालिब को नहीं पूछ रहा हूँ सवाल, ये तहरीम फातिमा को पूछ रहा हूँ। हाँ बोलो तहरीम फातिमा। बोलो, कल की कौन सी पोएम हुई अपनी? हाँ, अ टीनेजर्स प्रेयर। उसके अंदर लाइन है, आई थिंक पहले पैराग्राफ में ही लाइन है, पहले या दूसरे स्टांजा में लाइन है। बोलो कौन सी है? सक्सेस एंड डिस्ट्रेस, ये वर्ड है इसके अंदर। सक्सेस एंड डिस्ट्रेस कल आया कि नहीं वर्ड? क्या थी लाइन वो बोलो? तुम कब बोल पाओगे? जब तुम फिर से स्टडी करोगे। आज मैं फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ, बड़ा समझ में आ रहा है तुम्हें। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग अभी इसके ऊपर है, अभी ये क्लास चल रही है। लेकिन यही अगर इसमें से आज बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, यही अगर मैं कल पूछूं इसमें के सवाल आपको नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपने उसको दोहराया नहीं। फिक्स कब होगा वो? जब आप उसकी घर पे और एक बार स्टडी करोगे। ओके, तो कल की अगर पोएम की आप सेल्फ स्टडी करते, सेल्फ स्टडी मैटर करती है। टीचर ने पढ़ा दिए क्लास के अंदर, लेकिन जब तक आप उसको दोहराएंगे नहीं तब तक वो आपको याद नहीं आएगी। ओके, सो वो लाइन मुझे बोलना है बाद में आपने। ओके, सक्सेस एंड डिस्ट्रेस है उसके अंदर, वर्ड के अंदर। ओके, लाइन के अंदर। सो एंटीथेसिस क्या होता है कि जिसके अंदर अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो एक ही लाइन में, उसको कहते हैं एंटीथेसिस। आई वांट टू लाइट द डार्क रूम। देखिए, और एक फिगर ऑफ स्पीच है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मैं ले नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं उसके बारे में। ऑक्सीमोरन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, सेम एंटीथेसिस के जैसी। एक ही जुमले में जिद वाले अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन में फर्क ये है कि ऑक्सीमोरन में साइड बाय साइड एकदम आजू बाजू अपोजिट वर्ड्स होते हैं। एकदम आजू बाजू अपोजिट वर्ड्स अगर है तो ऑक्सीमोरन, और जुमले में अगर कहीं तो भी है अपोजिट वर्ड्स तो उसको कहा जाता है एंटीथेसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज आयरनी। नेक्स्ट सेंटेंस इज आयरनी। ओके, अब ये आयरनी फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? आयरनी फिगर्स ऑफ स्पीच में कहते कुछ है और कहना कुछ और चाहते हैं। बहुत ही होशियार है तू। यहां पर होशियार इस वर्ड का क्या मायने है? कई दफा जो है तो स्टूडेंट को टीचर बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पर होशियार का लफ्जी मायने डेफिनेटली टैलेंटेड है क्या इस जुमले में? नहीं, बल्कि लफ्ज कुछ और इस्तेमाल कर रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं। ओके, तो उसको कहा जाता है आयरनी। जैसे अगर कोई वेटर, सपोज कोई वेटर जो है तो एक ट्रे लेकर आ रहा है और वो वेटर ट्रे गिरा देता है, तो हम क्या कहेंगे? गुड जॉब। इसका मतलब हम उसकी तारीफ कर रहे क्या? हाँ, मतलब हम लफ्ज कुछ और इस्तेमाल कर रहे और कहना कुछ और चाह रहे, इसको बोला जाता है आयरनी। समझ में आया आयरनी क्या है? ओके, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, द टीचर फेल्स द टेस्ट। द टीचर फेल्स द टेस्ट। कई दफा ऐसे जुमले हमें सुनने को मिलते हैं कि वो टीचर तो टेस्ट में नाकाम हो गया। टीचर ने एक्चुअल टेस्ट दिया था क्या? टेस्ट देना टीचर का काम नहीं है, बल्कि स्टूडेंट का काम है। ओके, लेकिन यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमें ऐसा लगता है जैसे टीचर ने हकीकत में टेस्ट दिया हो और उसके अंदर वो नाकाम हुआ हो। तो यानी
लफ्जी मायने कुछ और होते हैं और उसके लफ्ज कुछ और होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। इसको कहा जाता है आयरनी। ओके, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज अपोस्ट्रोफी। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपोस्ट्रोफी आप ही मुझे बताओगे, क्योंकि कल ही मैं पढ़ा चुका हूं ये। बोलिए, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच क्या है? देखो, मैं हिंट्स दूं आपको, क्लू दूं। देखिए, आज क्लास के अंदर आमिर नहीं है। ओके, तो आमिर सामने नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूं कि काश आमिर तुम होते और देखते कि आज कितना अच्छा टॉपिक पढ़ाया गया है। ये हिंट था। बोलिए, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्या है ये अपोस्ट्रोफी? कल ही के पोएम में हमने ये पढ़े हैं, हमने इसको रिपीट भी किए हैं कल। अपोस्ट्रोफी नो। अच्छा, मैं मिसाल देता हूं, आपको बताना है कि क्या है ये फिगर ऑफ स्पीच। ओके, दो मिसाल। प्लीज लॉर्ड हेल्प मी, ये जुमला है, प्लीज लॉर्ड हेल्प मी। बोलिए, कल ही एक्सप्लेन किया मैंने आपको ये फिगर ऑफ स्पीच। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अपोस्ट्रोफी वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसके अंदर गैर मौजूद चीज या शख्स को हम ऐसे बात करते हैं जैसे वो हमें सामने बैठ के सुन रहा हो। हाँ, कल हुआ था कि नहीं ये स्टेटमेंट? कल की पोएम में ये जुमला था ना, प्लीज लॉर्ड हेल्प मी। तो वो पोएट इस तरह बात करता है जैसे खुदा जो है तो सामने बैठ के उसकी बात सुन रहा हो। तो गैर मौजूद चीज या शख्स से, जो अब्सेंट है, जो नहीं है, अपने सामने दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम उसको ऐसे समझते हैं कि उन्हें अपने को सुन रहा है, और हम जो स्टेटमेंट करते हैं उसको कहा जाता है अपोस्ट्रोफी। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। समझ में आया? प्लीज ओपन अप माई आईज डियर लॉर्ड। कल था कि नहीं ये स्टेटमेंट? हाँ। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन। अगली फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन। अब रिपीटिशन के अंदर क्या होता है, देखिए, अब मैं एक मिसाल देता हूं आपको। स्मॉल स्मॉल मूनलाइट, स्मॉल स्मॉल मूनलाइट। अब इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर देखिए, पहले देखिए, बाद में लिख सकते हैं आप। इस फिगर ऑफ स्पीच के अंदर स्मॉल स्मॉल ये वर्ड बार बार आया है। ओके, स्मॉल स्मॉल ये वर्ड बार बार आया है, तो इसका मतलब है कि ये फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटिशन। देखिए, इससे पहले हमने एक फिगर ऑफ स्पीच देखे एलिट्रेशन, उसके अंदर कॉन्सोनेंट रिपीट होता था, लेकिन इसके अंदर पूरा जुमला या पूरी लाइन रिपीट हो रही है। ओके, एक तो पूरा वर्ड रिपीट होगा या पूरी सेंटेंस रिपीट होगी, तो उसको बोला जाएगा रिपीटिशन। समझ में आया? ओके, सो रिपीटिशन क्या होता है? जिसके अंदर एक वर्ड या एक जो है तो सेंटेंस पूरा रिपीट किया जाए, उसको कहेंगे हम रिपीटिशन। नेक्स्ट लीजिए, इंटरोगेशन। नेक्स्ट वन इज इंटरोगेशन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इंटरोगेशन। मैं यहां पर इसकी मिसाल लिखता हूं। Why don't you join others, dear? Why don't you join others, dear?
ये भी आपके 10वीं के किताब में की मिसाल है। देखिए इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या है कि ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें पोएम के अंदर ऐसा जुमला होता है जिसके आखिर में सवाल या निशान हो, जिसके आखिर में क्वेश्चन हो, क्वेश्चन मार्क हो, यानी पोएम के अंदर सवालिया जुमला अगर है तो उसको इंटेरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। समझ में आया? ओके, अब इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं मेट रहा हूं ये। खींचे स्क्रीनशॉट, मेट रहा हूं। Okay, next figure of speech is inversion. INVERSION, inversion. ओके, सो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वर्जन। यहाँ पे मैंने एक मिसाल दिया, डिसीजन आई मस्ट मेक। इस मिसाल के अंदर जुमले की तरतीब बदल दी गई है। जुमले को जो है तो उल्टा पुल्टा लिखना, इसको कहा जाएगा इन्वर्जन। समझ में आया? सुने नहीं आया? ओके, देखिए ये जो मिसाल है डिसीजन आई मस्ट मेक, इसके अंदर जुमले को उल्टा पुल्टा किया गया है, जुमले की तरतीब बिगाड़ी गई है। ओके, जुमले का स्ट्रक्चर बिगाड़ के इसको लिखा गया है। सो दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन। ओके, नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज, नेक्स्ट वन इज टॉटोलॉजी। TAUTOLOGY। मिसाल लिख रहा हूं, आई वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। अब देखिए टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच क्या है इस जुमले के अंदर। ये जुमला देखिए क्या है, आई वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम हिम। इस जुमले के अंदर एक ही मायने के दो अल्फाज आए वाले हैं। टेल्स का मतलब है कहानियां और स्टोरीज का मतलब है कहानियां। सुनाई दे रहा ना? हाँ, देखो इस जुमले के अंदर एक ही मतलब के दो वर्ड आए। समझ में आया? मतलब एक ही है लेकिन लफ्ज उसके लिए दो इस्तेमाल किए वाले हैं। जैसे कि आई वॉन्ट टू हियर फेरी टेल्स, मुझे उससे परियों की कहानियां सुनना है। टेल्स एंड स्टोरीज, टेल्स का मतलब भी कहानियां हैं, स्टोरीज का मतलब भी कहानियां हैं। तो एक ही मतलब के दो लफ्ज आए हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है टॉटोलॉजी। समझ में आया? एक ही मतलब के दो वर्ड। अभी नेक्स्ट है पन। अब देखिए पन का एग्जाम्पल देखिए, अ हैप्पी लाइफ depends on a liver, depends on a liver।
ये जुमला दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, देखिए, अ हैप्पी लाइफ डिपेंड्स ऑन अ लिवर। अब ये पन फिगर ऑफ स्पीच क्या है? देखिए, टॉटोलॉजी था, उसके एकदम उल्टा है ये। टॉटोलॉजी क्या था? इसमें एक मतलब के दो लफ्ज आए थे, बराबर है, मतलब एक ही था, उसके लिए दो दो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे टेल्स एंड स्टोरीज का मतलब एक ही है, लेकिन पन के अंदर एक लफ्ज के एक से ज्यादा मीनिंग है। यहाँ पर अ हैप्पी लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर, लिवर यहाँ पर दो मायने से आने वाला है, दो मायने ले सकते हो आप उसके। अ हैप्पी लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर, एक तो लिवर है बॉडी पार्ट, ओके, ऑर्गन है ये। आप इसको एक तो बॉडी ऑर्गन के तौर पे लिया जा सकता है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि खुशनुमा जिंदगी लीवर के ऊपर डिपेंड है, कि अगर आपका लीवर अच्छा है, आपका वो बॉडी पार्ट जिसका नाम लीवर है वो अगर अच्छा है, तो आप एक खुशनुमा जिंदगी बिता सकते हैं। ये भी मतलब हो सकता है इसका। या फिर ये भी मतलब ले सकते हैं, लीवर मतलब वन हु लिव्स द लाइफ, वन हु लिव्स अ लाइफ। लीवर का मतलब क्या ले सकते हो आप यहाँ पे? जिंदगी जीने वाला। मतलब ये जुमले के दो मतलब हो सकते हैं। दो मतलब कैसे निकल सकते हैं? आप इसको किस तौर पे देखते हैं? जैसे अगर आपने ऐसा सोचे लीवर को ऑर्गन, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि खुशनुमा जिंदगी आपके लीवर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन अगर आपने इसका मतलब ऐसा लिए जिंदगी जीने वाला, तो उसका मतलब हो जाएगा एक खुशनुमा जिंदगी जिंदगी जीने वाले के ऊपर डिपेंड होती है कि उन्हें किस तरह जीता है। मतलब एक लफ्ज के कई मायने आते हैं। समझ में आया? हाँ, पन फिगर ऑफ स्पीच क्या है कि जिसमें एक लफ्ज के कई मायने निकल सकते हैं, और टॉटोलॉजी क्या है? कई लफ्जों के एक ही मायने। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ले रहा हूं। मेटू, ये फास्टली खींचो स्क्रीनशॉट। एक लास्ट फिगर ऑफ स्पीच बची है जो हम लेंगे। वैसे तो कई सारे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, लेकिन हमें उतने ही लेना है जितने हमें अभी फिलहाल काम आए। ओके, नाउ the next and the last figure of speech is euphemism, that is called as euphemism. Okay, what is that? euphemism, that is euphemism. And the example is he is gone to heaven. क्या मतलब है? अब देखिए यूफेमिज्म क्या है। देखिए, हाँ हो गया, दो ही मिनट है, लास्ट है ये। देखो यूफेमिज्म क्या है कि ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर बहुत बड़े सदमे वाली या बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज को एकदम सॉफ्ट आवाज में बताना। जैसे वो आज जन्नत में गए, मतलब वो मर गए। अब वो मर गए बोलेंगे तो कितना अलग लगेगा ना, शॉकिंग लगेगा। इस वजह से उसको एकदम सॉफ्ट अंदाज में बताते हैं कि वो आज जन्नत में गए। ओके, सो इस तरह जैसे आप कह सकते हो जोर का झटका धीरे से लगे, है ना, दैट इज कॉल्ड एज यूफेमिज्म। यानी एकदम शॉकिंग न्यूज को एकदम सॉफ्ट अंदाज में बयान करना। ओके, सो ये फिगर्स ऑफ स्पीच थे, चुनिंदा फिगर ऑफ स्पीच हमने आज लिए जो हमारे एसएससी एग्जाम में काम आ सके। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच समझ में आए।